हेलो गाइस, मेरा नाम है सीए यश सुगन। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज किया है नवंबर 20 के लिए। मैथ्स और एलआर डिस्कस करेंगे, टोटल 60 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस बार का मॉक टेस्ट पेपर मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा लगा लास्ट टाइम से। तो इस बार का मॉक टेस्ट पेपर मत मैंडेटरी है आप लोगों के लिए करके जाना। बहुत अच्छा मॉक टेस्ट पेपर है। और ऐसा नहीं कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन भी है, थोड़े डिफिकल्ट भी है। और बैलेंस पेपर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए एक पेपर, ऐसी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन, x is to y equals to 2 is to 3, then 5x plus 2y is to 3x minus y क्या रहेगा? ठीक है, कोई नहीं है। आपको x और y की वैल्यू 2 और 3 डाल दो, या तो 2 ए या 2 3 भी डाल सकते हो। मैं सिर्फ क्यू कट जाएगा तो मतलब नहीं, मैं सिर्फ 2 और 3 डाल देता हूँ। तो 5 into 2 हो गया 10, और 2 into 3 हो गया 6 अपॉन 3x माइनस वाई। 3 into 2 हो गया 6, माइनस वाई मतलब -3। तो ये आ गया आपका 16/3 आंसर। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। A bag contain 187 in form of 1 rupee 50 पैसे 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 के रेशियो। समझो, 1 रुपी, रूपी 1 कॉइन, रूपी 1, ये रूपी अपन 0.5, और ये रूपी 0.1। अब देखो, 3:4:5 के रेशियो में बोला हुआ है, मतलब 3 4 3 4 5 नहीं है, वो कुछ ना कुछ होगा जो काट पीट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में 3:4:5 हो गया। तो मैं 3x ले लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स। 50 पैसे वाले कॉइन 4x ले लेता हूँ, और 10 पैसे वाले कॉइन को हम 5x ले लेते हैं। अब मुझे बताओगे आप वैल्यू वाइज किसे रहेगी वैल्यू। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास 4 कॉइन है 1-1 रुपए के, तो वैल्यू कितनी होगी उसकी? 4 होगी। आपने मल्टीप्लाई कर दी वैल्यू से। आप 1 into 3x कितना होगा, उतनी उसकी वैल्यू नहीं। समझो आपके पास 4 नोट है 10-10 रुपए के, तो आपकी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 40 रुपए होगी ना। 4 into 10 40। ठीक है। 0.5 into 4x कितना हो गया? 2x। 0.1 into 5x क्या हो गया? 0.5x। वैल्यू वाइज देखना। अब टोटल वैल्यू कितनी हो रही है उसको? 5.5x वैल्यू वाइज हो रहा है। बट मुझे अपने क्वेश्चन में आप देखोगे बैक कंटेन 187, टोटल कितना है? 187। तो ये किसके बराबर होगा? 187 के। एक्स एक्स किसके बराबर होगा? देखो, एक्स इक्वल टू 187 डिवाइडेड बाय 5.5, क्या आ जाता है? 34। क्या आ जाता है? 34। अब आपका इजीली आ जाएगा। जैसे 34 है तो 3 into 34 कितना होता है बताओ? 3 into 34 ये आ गया 102। 4 into 34 कितना होता है? ये होता है 136। 5 into 34 कितना होता है? 170। मुझे बताओगे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन हमें दिख रहा है। 102, 136 और 170। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। बेस इसका कुछ नहीं दिया है तो ईच पकड़ो, इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है लॉग एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। एक चीज आपको एक 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 इसमें ट्रिक है कि जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं। जीरो को हम लॉग के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, वो आपको पता है। log 1 हमेशा 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 जीरो रहता है। क्या हम जीरो के बजाय log 1 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। log 1 जीरो होता है तो हमने log 1 लिख दिया। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने लॉग एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स log 1। अब देखो, दोनों जगह लॉग है तो फिर ये दोनों टर्म इक्वल रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे इक्वल। ये आ गया एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या? 1 आ गया। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या इक्वेशन आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे
सेम बैठ जाता है, तो आपका थर्ड का आंसर है डी। थोड़ा हम फास्ट भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, मतलब 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हम ट्राई करेंगे इसको डिस्कशन के साथ साथ एकदम डीपली समझ के जल्दी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ी करके मुझे मतलब। क्वेश्चन नंबर 4, the ratio of speed of two trains is 2:5. ठीक है, 2:5 का if the distance they travel in the ratio of 5:9, the ratio of times taken by, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, इसकी स्पीड क्या रेशियो में है, 2x और 5x। देखो कुछ ना कुछ होगा जो सिंप्लीफाइड वे में 2:5 दिख रहा है, पर एक्चुअल क्या है हमें नहीं पता। तो 2x और 5x। अब ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ये स्पीड का है, स्पीड, और डिस्टेंस का कितना है ये 5y ले लेते हैं और 9y, वेरिएबल चेंज कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय। अब देखो स्पीड आपने बचपन में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा था। अब देखोगे टाइम की भी रेशियो निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे बताओगे फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला ट्रेन 1 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो टाइम कितना आ रहा है इसका, देखो डिस्टेंस है 5y अपॉन 2x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेन 2 का टाइम कितना आ रहा है, ट्रेन 2 का क्या टाइम आ रहा है, स्पीड को डिस्टेंस, तो ये आ जाता है 9y अपॉन 5x। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लो, 5y अपॉन 2x अपॉन 9y अपॉन 5x, y कट x कट, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई, तो ये 25 अपॉन 9 इंटू 18 आ रहा है हमारे पास। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। सिर्फ एक ये बचपन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, x इक्वल्स टू 3⁴ प्लस 3⁻⁻1/2 1/4, y इक्वल्स टू 3⁻1/4 माइनस 3⁻⁻1/2। हमें ये सब निकालना है। अच्छा तो पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3⁻1/4 प्लस 1/3⁻1/4, और y की वैल्यू है 3⁻1/4 माइनस 1/3⁻1/4। मुझे एक बार बताओ 3⁻1/4 कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर में 3 लेना है, 2 बार अंडर रूट प्रेस करना है, तो आपका 1/4 आ जाएगा। अगर 1/8 दिया हुआ रहता तो 3 बार किए रहते, तो 3 अंडर रूट यहाँ पे आ गया आपका 1.3167 प्लस 1/1.3167। ठीक है, ये m प्लस कर दो और डिवाइड इक्वल्स टू वापस m प्लस, तो ये आपका आंसर आ जाता है x का 2.0759, 2.0759। वैसे ही y की वैल्यू निकालना है हमें, 1.3167 माइनस 1/1.3167। आप वैसे ही ले लोगे 3 अंडर रूट m प्लस करके और डिवाइड इक्वल्स टू, यहाँ m माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। यहाँ आपका आंसर आ जाता है 0.55623, 0.5563। अब जो बोल रहे हैं वो निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका निकालना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, क्या बात है। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखो 2.0759 इंटू इक्वल्स, ये आ रहा है आपका 4.30936 प्लस, प्लस निकाल दिया, वाई स्क्वायर मतलब 0.55623 इंटू इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है आपका 0.30939 और इसका स्क्वायर हमने m प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसका इंटू इक्वल टू और इंटू 3, ये हमारा आंसर आ रहा है इसका 63.998 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 64। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। आप लोग इसको फॉर्मूले में भी डाल के कर सकते हो, पर मैं प्रेफर नहीं करता, फॉर्मूला उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो अगर आप बोलोगे सर इसमें अगर 1/4 की जगह 1/3 होता तो
1/3 समझो 1/5 होता है। अभी तो हमने अंडर रूट 2 बार करके निकाल लिया, पर तब क्या करेंगे, तब आप करोगे बेस के ऊपर आलतू फालतू पावर वाला जो ट्रिक है हमारी। अगर आप लोगों को ये ट्रिक नहीं पता तो हम लास्ट वीडियो में ही चेक कर सकते हो कैलकुलेटर ट्रिक्स की। उसमें आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 2 to the power 3.7 है तो भी निकल जाएगा, 2 to the power 0.54 है तो भी निकल जाएगा। जो वैल्यू निकाल आलतू फालतू पावर जो भी रहेगी उससे कैलकुलेटर ट्रिक से निकल जाएगा, जो एग्जाम में इफेक्टिव बहुत जरूरी है, याद होना। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। इफ x प्लस वाई क्यूब प्लस स्क्वायर टू द पावर -1 इंटू एक्स, फिर माइनस है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर -1। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो तो ये समझो, सबके एलसीएम निकाल के देखो। पहले तो एलसीएम, नीचे का एक्स स्क्वायर आ गया तो ऊपर क्या हो गया वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब पावर -1 है, माइनस यहाँ का एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई एक्स टू द पावर क्या -1, प्लस इसका भी एलसीएम वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। ठीक है। अब पावर सभी का -1 है तो वो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1/3। अब आप देखोगे वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1/3। अब देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3, ये 3 इधर आगे मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 into x² माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ये क्वेश्चन के अंदर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये कट एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसका आंसर है 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या टेक अवे था, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। इफ 2x minus 3x 3y and 5x plus 2y equals to 15, then what is the value of x minus 2y? हम सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। 2x minus 3y equals to 1 है, और 5x minus 5x plus 2y equals to 50। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो क्या आता है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे आता है 3 से 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 2 से 3 से मल्टीप्लाई 150। अब ये सब समझो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दोगे तो 6y एलिमिनेट हो जाएगा, 4x प्लस 15x 19x हो गया, और दोनों ऐड कर दिए तो प्लस 6y माइनस 6y 0 हो गया इक्वल टू 152। x इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 19, 152 डिवाइडेड बाय 19, ये आपका आ जाता है x की वैल्यू आ जाती है 8, x की वैल्यू 8 आ जाती है, तो y की वैल्यू क्या रहेंगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो 18 माइनस 3y इक्वल टू 1, 3y को उधर भेज दो तो 17 इक्वल्स टू 3y, 17 बाय 3 इक्वल्स टू y, 17 डिवाइड बाय 3, ये आपका जो है 5.6, कुछ गड़बड़ भी है,
थ्री से मल्टीप्लाई किया, ये 18, ये 8 into 2 16 होता है, ठीक है, छोटी सी 8 into 2 हो जाता है 16, 16 माइनस 3y इक्वल्स टू 1, 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 3y, 15/3 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5, 5। तो ये आ गया आपका 8 माइनस 2 into 5 10 कितना होता है -2। आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, ए ऑप्शन। तो ये गड़बड़ हो गई, 18 लिख दिया था मैंने, 8 है पर वो 8 into 2 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन। हाँ, कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज इज इक्वल्स टू 20 ऑरेंजेस। अच्छा, 5 मैंगोज, 5x ले लेता हूँ मैंगोज को, और ऑरेंजेस को मैं y ले लेता हूँ इक्वल्स टू 21, ठीक है। 5x equals to 21 if total cost of 2 mangoes 2x and 10 oranges, 10 oranges मतलब 10y is equals to 22.5। अच्छा, तो x equals to क्या आ रहा है यहाँ पे, 4y आ रहा है, तो x equals to 4y पुट कर दो, तो ये 2 into 4y क्या होगा, 8y plus 10y equals to 22.5, 18y equals to 22.5, y equals to क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 18, क्या आ जाता है आपका 1.25, 1.25 मल्टीप्लाई कर लो इंटू 4, ये आ गया आपका 5, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 1.25। क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस पूछा है, 2 ऑरेंजेस मतलब 2y, 2 इंटू 1.25 मतलब क्या 2.5। आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम डालेंगे इसको। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 9, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ आर इक्वल 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 बोला हुआ है, मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, अगर रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, 3k का स्क्वायर माइनस 4 into 9 into 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाता है 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 16 into 9, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 का k स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ रहा है, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, मतलब सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाता है। बस ये याद रखना चाहिए कि अगर रूट इक्वल है तो बीच में माइनस 4ac आपका 0 होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के ना आपको एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए, देखो जब भी रूट इरेशनल रहते हैं, 2 + √5, अगर एक ऐसा है तो दूसरा क्या रहेगा, 2 - √5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस रहना ही चाहिए अंडर रूट, समझ रहे हो। तो दूसरा रूट कैसे निकल जाएगा आपका, एक 2 + 5 है तो 2 - √5। हाँ, अब हमें निकालना है ये, तो आपको आपने एक ये पढ़ा था फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। वही चीज कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब 2 + √5 प्लस 2 - √5 एक्स प्लस प्रोडक्ट 2 + √5 इंटू 2 - √5 इक्वल्स टू 0। ये √5 कैंसल, आपका आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर, 2 + 2 4 आ जाता है -4x, ठीक है। अच्छा, अभी देखो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 + √5 2 - √5 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 0, मतलब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट बैठता है, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ये सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजें हमें पता रहनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़,
A man sells 6 radios, 4 television. अभी हमें पता नहीं क्या रेडियो, समझो हमने रेडियो को X ले लिया टेलीविजन को Y ले लिया, कितने में बेच रहा है? 18,480 रुपए में। इफ 14 रेडियोज, अच्छा 14 रेडियोज मतलब 14x प्लस 2 टेलीविजन 2y आर सोल्ड फॉर द सेम अमाउंट मतलब 18,480, देन द प्राइस रेशियो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ रेडियो? रेडियो की प्राइस क्या है? रेडियो मतलब क्या? x। तो ये तो इजी है। आप सेकंड वाली देखो, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करो तो कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? 4 है, 4y एलिमिनेट हम इजीली कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या आ रहा है? 28x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना? 18,480 इंटू 2, 36 कितना आ रहा है? 36,960, 36,960। अभी ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट। तो ये थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ मैं, थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो 28x माइनस 6x कितना हो जाएगा? 22x, 4y कैंसिल इक्वल्स टू 36,960 माइनस 18,480 कितना आ जाएगा? वही 18,480। अब x इक्वल्स टू 18,480 डिवाइडेड बाय 22 क्या आ रहा है? 840। क्या हमारा आंसर x इक्वल्स टू 840 आ गया? जी हाँ बिल्कुल। x मतलब क्या? रेडियो। 11th क्वेश्चन भी इजी था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैट्रिसेस के अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये दिस इज द, मतलब आप लकीस्ट पर्सन हो। एडिशन, ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो देखो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 12, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखोगे दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए। एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 4, माइनस 4 उधर जाके प्लस हो गया। अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दोगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। अगर x की वैल्यू 7 है, इसको पुट कर दो, 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 3 आ गया, वाई इक्वल्स टू 3 आ गया। अब 7 और 3 डी ऑप्शन में हमारा बैठ रहे हैं, डी ऑप्शन। तो वेरी बहुत इजी इजी टॉपिक है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट पे ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंस्टीट्यूट, वो हमें ध्यान में रखना है। आपको पता है कि मैट्रिक्स एडिशन सिंपलेस्ट है, मल्टीप्लिकेशन तो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है। अब बोला हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए इज इक्वल टू सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जब उसका मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट जीरो हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो रहता है, तो डिटर्मिनेंट 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू क्या? 8 आ गया, इजी। अब इसमें क्या चीज याद रहनी चाहिए आपको? सिंगुलर बोल दिया तो आपकी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, बोलना चाहिए डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए। याद, छोटे छोटे कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है और वो अप्लाई करना है एग्जाम। चलो, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने 1 2 3 4 ले लिया, अब इसको ट्रांसपोज करना है मुझे, तो 1 और 4 तो सेम में रहेंगे, 3 इधर चले जाएगा और 2 इधर चले जाएगा। क्या उसका ऑर्डर चेंज होता है? नहीं, ऑर्डर तो चेंज होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स को आपने समझो 1 2 3 है, और इसको अगर आप ट्रांसपोज कर देते तो वो रो मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर तो वो सी ऑप्शन। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब आप देखोगे पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या है? एक्स माइनस 2 उधर चलेगा तो एक्स ग्रेटर देन माइनस, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आप देखोगे तो 2x माइनस 6 उधर चलेगा तो ग्रेटर देन प्लस, ठीक है। x ग्रेटर देन प्लस 6 को डिवाइड कर दो 2 से 3 से। अब देखो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो ये आ गया, समझो ये आ गया 0, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, ये आ गया 4, ऐसे जाते जाते हैं। पहली वाली
सोल्यूशन सेट क्या है पहले वाली इसका लाइन का, ये है -2 से ज्यादा ही रहेगा, -2 से लेके ये जहां तक इंफिनिटी है वहां तक, ठीक है, इंफिनिटी। और दूसरे वाले सोल्यूशन में एक्स बोल रहा है कि वो 3 से ज्यादा रहेगा, तो यहाँ से लेके इंफिनिटी। मुझे बताओ दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन कौन सा आ रहा है आपका? दोनों का कंबाइंड तो आपका ये वाला आ रहा है, 3 से लेके इंफिनिटी तक। 3 से लेके इंफिनिटी तक क्या आ रहा है? तो दोनों का कंबाइन आ रहा है 3 से लेके, तो सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन बोला, दोनों का कंबाइंड फिजिबल सोल्यूशन कौन सा रहेगा, फिजिबल रेंज कौन सा रहेगा? और एक इसमें नाम बोलते थे हम उसको, शेडेड रीजन कौन सा रहेगा? शेडेड रीजन वो रहेगा 3 से लेके इंफिनिटी, 3 से लेके infinity। तो इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा, 15 का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 15 वाले में गलती हो सकती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे 3 कॉमा इंफिनिटी लेना कि -2 कॉमा इंफिनिटी लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ में आंसर आएगा 3 कॉमा। Question number 16, the solution space of the inequality 2x plus y equals to less than equals to 10 और x minus y equals less than equals to 5। अच्छा, तो हमें दिखाना है कि कौन सा करेक्ट है। 1 करेक्ट है, इंक्लूड्स ओरिजिन और इंक्लूड्स 4 कॉमा 2। चलो हमें पहले इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, रफ ग्राफ बना के देख लेते हैं। अच्छा, 4 कॉमा 3 तो हम देख ही सकते हैं, अगर 4 कॉमा 3 है तो हम इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 4 into 2 क्या आ रहा है? 8, 3 प्लस 3 क्या वो लेस देन इक्वल टू 10 है? क्या वो लेस देन, अरे ये तो 11 आ रहा है, क्या 11 लेस देन 10 होता है? नो, तो ये तो सरासर गलत है। सेकंड वाला तो गलत है, फर्स्ट वाले के लिए हमें ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। चलो पहले एक बार इक्वालिटी कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 5। ये दूसरी इक्वेशन कौन सी है? x माइनस 5, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, इक्वल्स टू 5। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आ रही है -5, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 5। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे अगर एक सोल्यूशन पे। तो अगर मैं बोल देता हूँ उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक ही जाएगा, y इसके नीचे भी और है। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे माइनस में जा रहा है, -1 -2 -3 -4 और ये -5। थोड़ा सा नीचे कंजेस्टेड हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 0,10 का आएगा, 0,10 इधर, 5,0 आ गया इधर। तो ये कैसी लाइन बनेगी? ठीक है, एक लाइन ऐसी बनेगी। और 5,0 कहाँ लोकेट कर सकते हैं इसको? 5,0 ये रहा, और 0,-5, 0,-5 ये रहा। ये लाइन ऐसी बनी। अच्छा, अब दोनों उसका शेडेड रीजन कौन सा रहेगा? शेडेड उनका रीजन क्या रहेगा दोनों लाइन में? देखो ये भी लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो ये भी नीचे की तरफ रहेगी, और ये भी लेस देन इक्वल्स टू, तो ये भी इधर साइड में रहेगी। तो मतलब आपका शेडेड रीजन आ रहा है ये ये। तो क्या इसमें ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है? अरे हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है, ये रहा ओरिजिन। क्या इंक्लूड हो रहा है शेडेड रीजन में? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है इंक्लूड। तो क्या ओनली 1 इज करेक्ट? यस, ओनली 1 इज करेक्ट, क्योंकि 4,3 तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा लाइन पे,
तो जब इक्वेशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो 4,3 कहाँ आएगा, 4,3 वो बाहर आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाता है ओनली 1। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अच्छे क्वेश्चन। सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 18 years। सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 18 years। 18 साल में ट्रिपल हो जाता है अंडर सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? देखो, सबसे पहले अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हो जाता है कितने गुना हो जाता है, ट्रिपल 3x हो जाता है। अगर हम x ले प्रिंसिपल को, तो x प्लस पी आर टी अपॉन 100, एक्स इंटू आर अपॉन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, 18 ईयर्स, 18 अपॉन 100। ठीक है, x कॉमन निकाल लो, 3x इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस आर टी आर इंटू 18 अपॉन 100, एक्स एक्स कट, ये 1 को जब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0.18 आर। आर इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.18, कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 0.18, ये आ जाता है आपका 11.11.11%। आपका ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाता है। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम 18th नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 18th, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8%। डबल हो जाना चाहिए 8%। ठीक है, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये सिंपल इंटरेस्ट बोला हुआ है ना, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बोल रहा है डबल हो जाने के लिए, 2x इक्वल्स टू x प्लस x इंटू आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8। टाइम पूछ रहा है, टाइम आई और पी आर टी, टाइम तो निकालना है अपॉन 100। ठीक है, x कॉमन निकाल लो आप, तो 2x इक्वल्स टू x कॉमन 1 प्लस 0.08 टी। ठीक है, एक्स एक्स कट, टू इधर चले गया, तो 1 इक्वल्स टू 0.08 टी। टी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.08, देखो कितना आ रहा है, 0.08। ये आपका आ रहा है 12.5 ईयर्स, 12.5 ईयर्स। फॉर्मूला याद होने चाहिए और पुट करना है बस, और फटाफट आंसर आ जाएगा। The difference between simple interest and compound interest on a sum of 6 lakh for 2 years is 6,000। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोल रहा है वो 6,000 रुपए। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है कितना, 6,000 रुपए। चलो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, समझो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई, आई क्या है, आई तो पता नहीं, टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस माइनस क्या है, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई जो कि पता नहीं है हमें, इंटू टी, टाइम दिया हुआ है 2 अपॉन 100। 100 नहीं लिए तो भी चलेगा क्योंकि हम पॉइंट में ले लेते हैं उसे, इक्वल्स टू 6,000। पी कॉमन निकाल लूंगे आप, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आई। ठीक है, इक्वल्स टू 6। अच्छा चलो, प्रिंसिपल को हम लिख देते हैं। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 6 लाख। ठीक है, और ये 6,000, 1 2 3, 1 2 3 कट, और ये 1 जा, ये 100 जा चले जाएगा, और 100 उधर जाके डिवाइड में चले जाएंगे। अच्छा, अब देखो 1 प्लस आई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस 2i इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो ये 2i कैंसिल, 1 कैंसिल, आई स्क्वायर इक्वल टू 0.01। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0.01 अंडर रूट, ये आ जाता है आपका 0.1। 0.1 मतलब कितना, 10%। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है इसको।
अच्छा क्वेश्चन है 19th वाला, जिसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 11,035.5 इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 2 3 4 years। अच्छा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना लगेगा। तो आप देख लो, आपको ये दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 4 साल का अमाउंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उसको प्रिंसिपल हमें निकालना है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 1.04, 4%। दूसरे साल का कितना है 1.03, मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं। तीसरे साल का कितना है 1.02, चौथे साल का कितना है 1.01, और फाइनल में अमाउंट कितना बनता है 11,035 देखो 1.04 इंटू 1.03 इंटू 1.02 इंटू 1.01, अब डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 110 35.5। ये हमारा आ रहा है प्रिंसिपल इक्वल्स टू 10,000, ये आ रहा है 9999.99, अप्रोक्सीमेटली 10,000। इसका आंसर है ना 1000। ये यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, एक जीरो पुट करके ए ऑप्शन कर देना। आंसर एक बार चेक भी कर लेते हैं, ए ही होना चाहिए। यस, ए ही होगा इसका आंसर। एक जीरो यहाँ पे मिसिंग, मिस प्रिंट हो गया, तो एक प्रिंट आप कर दो हाथ से। इसका आंसर है 10,000। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years if the interest rate be 9% compounded annually। देखो, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कंपाउंडेड एनुअली। आप देखोगे तो 10,000 हमें तब मिलने वाले हैं। आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यूशन आ रही है। आप आज की तारीख में अगर निकालना है तो 1.09, 1 2 3 4 5 इंटू 10,000, ये आ रहा है हमारा 6,500। अगर आपको फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i टू द पावर। अमाउंट कितना हो रहा है आगे चल के 10,000 हो रहा है, p इंटू 1.09 टू द पावर 5। प्रिंसिपल कितना होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1.09 टू द पावर 5। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली, देखो उन्होंने 0.65 दिया भी है, तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा आंसर आ रहा है 6,500। तो उन्होंने 1/1.095, अगर आपको नहीं भी आ रहा तो 1.09 इंटू इक्वल्स टू 4 बार कर लो, 1 2 3 4 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 10,000, अप्रोक्सीमेटली 6,500 आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मशीन वॉज परचेज फॉर 10,000, 10,000 से परचेज हुई है। इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, 10% इन द फर्स्ट ईयर and 5% per annum afterwards। अच्छा, find the depreciated value after 7 years of the purchase। अच्छा, तो देखो पहले साल डिप्रिशिएट हो रही है, पहले साल डिप्रिशिएट 10% से डिप्रिशिएट हो रही है। मुझे बताओ पहले साल डिप्रिशिएट हो रही है 10,000 है, तो 10% इसका कितना हो गया 1,000 हो गया, मतलब उसकी WDV कितनी होगी 9,000 होगी। और 9,000 के बाद वो 5% पर एनम से डेप्रिशिएट होगी, मतलब बैलेंस कितने इयर्स हो गए, 7 में से 1 चले गया, कितना 6 इयर्स। आपको पता है डेप्रिसिएशन में 1 + i नहीं होता, फॉर्मूले में 1 - i हो जाता है, तो मतलब 1 - 0.05 टू द पावर कितना 6। एक साल हमने कर दिया। अब देखोगे 1 - 0.05 इंटू इक्वल टू कितना, पावर 6 है तो 5 हुआ, 1 2 3 4 5 इंटू 9,000, ये आपका आंसर आ रहा है 6615.827। तो हम अप्रोक्सीमेटली 6616 लिख सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा आ जाता है 6616। दिस इज ऑल्सो अनदर गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, company is considering a proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rent of 1,250।
विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रिफरेबल इफ कंपनी कैन बोरो मनी एट 14% पर annum? देखो, हमें मजा कब ज्यादा आएगा जब हमें पैसा कम देना पड़े। हमें पैसा जब कम देना पड़े। आज की तारीख में अगर मैं परचेज कर रहा हूँ मशीन तो मुझे पड़ रहा है 4,000 रुपये। ठीक है। हम कंपेयर करते हैं इसको लीजिंग पे, और लीजिंग में तो हमें 4 साल में हमें 1250, 1250, 1250 और 1250 ऐसा पेमेंट करना होगा। क्या करेंगे, ये 1250, 1250, 1250 को आज की तारीख में लेके जाएंगे, और जहां कम पैसे लग रहे हैं हमारे, वो प्रपोजल हम सिलेक्ट कर देंगे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू एन्युटी इनटू पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर निकालना है आपको, तो 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार, 1 2 3 4 जीटी इंटू 1250, ये आता है पर 3642। 3642, 3642 में ज्यादा मजा आएगा पैसे देने में कि 4,000 ज्यादा पैसे देने में मजा आएगा? ऑब्वियसली जहां कम पैसे देने पड़ रहे हैं वहां मजा हमें ज्यादा आएगा, क्यों, पैसे बच रहे हैं हमारे। ठीक है, तो लीजिंग इज प्रेफरेबल, लीजिंग इज प्रेफरेबल, लीजिंग लीजिंग में हमें पैसे कम देने पड़ते हैं। एक सेकंड। लास्ट एमटीक्यू में किसी ने मेरे से पूछा था, सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो। अब मैंने वो क्वेश्चन सेम पीवीएफ का ही था, तो बच्चे को शायद पता नहीं होगा जीटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीवीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत इजी है। तो अगर किसी को नहीं पता है ना, तो ये यहाँ पे तो मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी एनुइटी। अब वो देखोगे ना तो आपको 100% मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वो आपको समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हम टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, a man borrows 4,000 from a bank at a compound interest. At the end of every year, 1,500 at the parts of the repayment of loan and interest, how much still owe to the bank after 3 years of installment? अब मैं आपको दो दो मेथड से ये करवाऊंगा। एक मेरा इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, और एक इंस्टीट्यूट ने क्या इंटरप्रिटेशन लिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इंस्टीट्यूट का ही वे लेना है, बट मैं अपना करेक्ट जो मेरा इंटरप्रिटेशन है मैं आपको बताऊंगा। हमने 4,000 रुपये बोरो किए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1.01, 1.1, 10% ब्याज है। कितने साल के लिए है, कितने साल, 3 इयर्स बोल रहा है, 3 सच इंस्टॉलमेंट, 3 इयर्स, तो कितना हो जाता है बताओ। 4,000, 1.1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार, 2 बार इंटू 4,000, ये आ जाता है 5,324। अब वो बोल रहा है कि हमने 1,500 रुपए तो लौटा दिए, तो वो माइनस करो, कि हमें बोल रहा है कि तीसरे इंस्टॉलमेंट के बाद कितना आपका बैलेंस रहेगा। 1,500, 1,500, 1,500 3 बार कितना हो जाता है, 4,500, 4,500 माइनस कर दो इसमें से, तो आपका आंसर आ जाता है 824। आपने टिक कर दिया 824, आंसर भी दिया हुआ 824। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि देखो, उन्होंने 4,000 रुपये बोरो किए, ठीक है, उसमें 10% इंटरेस्ट लगा, ठीक है, अब 1,500 रुपये मैंने वापस कर दिया, तो मुझे एक बात बताओगे कि 4,000 हो गए, 4,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना हो गया, 400 रुपये, ये हो गया आपका 4,400, और फिर एक साल के बाद आपने 1,500 रुपये माइनस कर दिए, तो ये कितना बचता है, 4,400 माइनस 1,500, क्या आ जाता है, 2,900। मुझे आप बताओ, क्या आप 2,000 रुपया भी इंटरेस्ट देना चाहोगे कि वही पुराने 4,000 पे इंटरेस्ट, वही पुराने 2,000 पे इंटरेस्ट देना चाहोगे कि वही 2,900 पे इंटरेस्ट देना चाहोगे कि 4,000? ऑब्वियसली जितना पैसा हम यूज कर रहे हैं उसी का ही तो इंटरेस्ट देंगे ना। इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है। कोई भी रैशनल पर्सन ज्यादा का इंटरेस्ट क्यों देगा, जब हमने वो पैसे लौटा दिए तो वो पैसे पे इंटरेस्ट क्यों देगा? मेरे हिसाब से देखो, पहले साल का हमने ब्याज जोड़ दिया 400, और फिर आपका आ गया 4,400, 1,500 लौटा दिए, 2,900 और भी आउटस्टैंडिंग, इस पे 10% लगेगा हमें,
इस पे 10% कितना हो जाता है, 2900 का 290 हो गया। अब 290 क्या आ गया आपका, 2900 का 10%, ठीक है, प्लस 2900, ये आ गया 3190। अब वापस हमने 1500 रुपये लौटा दिए, 1500, हम उस पे उतने अमाउंट पे ब्याज क्यों देंगे, हम नहीं देंगे। ये आ गया 1690। अब 1690 पे और 10% ऐड करो, 1690 प्लस 10%, तो ये 169 आ जाता है। 169 प्लस कर दो मेरा, तो ये आ जाता है 159, माइनस तीसरा इंस्टॉलमेंट 1500 रुपये कर दिया हमने, 1500 रुपये, तो ये आ जाता है 359। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन का आंसर 359 होना चाहिए। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपका और मेरा इंटरप्रिटेशन आपको मैच लगता है तो आप इंस्टीट्यूट को मेल भी कर सकते हो कि ये एमटीबी में गलत दिया, कि हम सही डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। और इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत सारे एरर्स उन्होंने मॉड्यूल्स हटा दिए। मेरे अकॉर्डिंगली 359 आना चाहिए आंसर, इंस्टीट्यूट ने 824 दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय नहीं, हमें तो और आगे करना है, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर डिपॉजिट करस्पॉन्डिंग टू 7%। अरे इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, हम कन्वर्टेबल क्वार्टरली, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम टू द पावर एन इंटू एम माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाय, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4, इंटू 1 ईयर है तो 1 इंटू 4 माइनस 1। फॉर्मूला है 0.07 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार है, पावर 4 है तो 3, 1 2 3 माइनस 1 इंटू 1, याद जाता है 7.1859। अप्रोक्सीमेटली डी ऑप्शन आपका आंसर। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1000 मेड एनुअली फॉर 5 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। 1000 मेड एनुअल, अच्छा आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, तो फॉर्मूला याद है आपको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को एन्युटी आर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने साल है, 5 साल है, तो 1.14 इंटू इक्वल टू कितने बार, 4 बार, 1 2 3 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई कितना है 0.14 इंटू एन्युटी कितना है 1000। ये हमारा आंसर आ रहा है 6610। फॉर्मूले में पुट करना है आपको, आंसर आ जाए, ठीक। What will be the population after 3 years when the present population is 25,000 and population is increasing। अच्छा पहले अभी 25,000, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, देखो ये आ जाएंगी आपका 3% से बढ़ रही है, 1.03 से बढ़ रही है। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट ईयर कितने से बढ़ रही है, 1.04 से बढ़ रही है, फिर नेक्स्ट ईयर कितने से बढ़ रही है, 1.05 से बढ़ रही है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। 25,000 into 1.03 into 1.04 into 1.05, ये हमारा आ रहा है 28119। 28119 मतलब ए ऑप्शन, 28119 ए ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 0.125 प्रिंसिपल एंड 10%, फाइंड द टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, पी आर टी अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 0.125 पी इक्वल्स टू पी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 अपॉन 100 इंटू टाइम तो निकालना है, पी पी कट, ये 0 0 कट 10 और मल्टीप्लाई में चलेगा तो 1.25 इक्वल्स टू टी। 1.25 मतलब 1.25 ईयर्स, ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी है, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द 12 पॉइंट्स। अब ट्रायंगल्स के लिए हमें कितने पॉइंट्स लगते हैं, 3 पॉइंट्स लगते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता है कि NC3। अच्छा अभी वो कोलिनियर वाले माइनस करना, लाई ऑन द सेम, उसके लिए क्या था TC3 वो माइनस करना होता है। इसका क्या था 12C3 माइनस 7 विच 7 ऑफ विच लाई इन स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर वाले देखो, कोलिनियर ये 3 डॉट एक ही लाइन, क्या आप इससे ट्रायंगल बना सकते हो, क्या हम इसे लाइन बना सकते हैं, अलग लाइन बना सकते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए 3
डिफरेंट स्पेस में हमें चाहिए रहते हैं। अगर दो भी है एक अलग रहना चाहिए तभी वो पॉसिबल है। ट्रायंगल 12c3 माइनस 7c आ जाता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं इसको इधर सॉल्व करूँ तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 6 ये बन जाए ये 2 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 का 6 का तो ये आ जाता है 2 इंटू 11 इंटू 10 ये आ जाता है 220 माइनस 7 इंटू 5 35 माइनस 35। आपका आंसर आना चाहिए 185 ए ऑप्शन। क्या फॉर्मूला याद रखना चाहिए? कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आपको ट्रायंगल बनाना है नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है तो NC3 कुछ होल ही नहीं आ रहा है तो माइनस कर दो TC3। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 29 30 अंक how many ways can a letter of word failure can be arranged so that the consonants may occupy odd places only। तो consonants odd places हमें हमेशा consonants odd places ही occupy करने चाहिए। consonants कौन से हमारे पास देखो सबसे पहले एक F है और फिर L है फिर है R। कितने नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर कौन से देखो ये पहला ऑड है थर्ड नंबर ऑड है फिफ्थ नंबर ऑड है सेवंथ ऑड है। मुझे आप बताओगे कितने स्पेसेस अवेलेबल है कंसोनेंट के बाद 4। तो अरेंज कितने में करना है 3 4 में से 3 सिलेक्ट करना है। अब मुझे बताओगे बाकी के वॉवेल्स कितने बचे वॉवेल्स वॉवेल्स बचे ए आई यू। क्या ए आई बाकी प्लेस अरेंज हो सकते हैं? या बिल्कुल अरेंज हो सकते हैं। कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो 4p3 इंटू 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल में 24 हो जाता है और ये भी 24 हो जाता है। 24 इंटू 24 कितना होता है 24 इंटू 576 आपका आंसर। पास इन ईच 4 पेपर्स बिल्कुल इन हाउ मेनी। अभी देखो उसको पास होना है हर पेपर में उसको पास होना पड़ेगा। अगर एक में भी वो फेल हो गया तो फिर क्या वो फेल हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर ऐसा होगा कि 4C चारों के चारों पेपर में फेल हो गया प्लस चारों में से एक पेपर में फेल हो गया प्लस चारों में से 2 पेपर में फेल हो गया प्लस चारों में से 3 पेपर में फेल हो गया। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? चारों में से चारों पेपर में फेल हो गया। 4C जीरो नहीं रहेगा चारों में से जीरो पेपर को भी हो सकता है कि नहीं। 4 में से एक पेपर में फेल हो गया 4 में से 2 पेपर में फेल हो गया 4 में से 3 पेपर में फेल हो गया 4 में से 4 पेपर में फेल हो गया। हाँ और इसके लिए आपने एक फॉर्मूला देखा था कभी भी ऐसा रहा 1 से लेके जीरो n तक जा रहा है तो ये आ जाता है 2 टू द पावर n माइनस 1 डायरेक्ट फॉर्मूला। 2 टू द पावर 4 माइनस 1 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 इंटू 3 बार 1 2 3 16 16 माइनस 1 3। 4 में से 0 पेपर में फेल हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। तो अगर 4 में से 0 पेपर में फेल हो गया मतलब वो पास हो गया तो हमें कौन सा वाला निकालना है फेल्ड वाला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल था हमारे पास 2 टू द पावर n माइनस। इन एन इलेक्शन the number of candidates is one more than the number of members to be elected। आपके पास कैंडिडेट में कितने कितने ऑप्शंस है आपके पास एक ज्यादा हमें नंबर ऑफ इन एन इलेक्शन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज वन मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड। समझो अगर आपके पास 10 लोग हैं आपको इलेक्ट कितने करने हैं 9। 9 लोगों को इलेक्ट करना है तो कैंडिडेट्स कितने 10 समझ रहे हो। if the voters can vote in 254 different ways find the number of candidates। मुझे एक बात बताइए आप कि देखो आपको पता है कि सबका अपना अपना राइट है और वोट तो करना ही है। मुझे एक लोगों को करना है मैं एक को करूंगा मुझे 2 को करना है मैं 2 को करूंगा मुझे 3 को करना है। ज्यादा से ज्यादा मैं कितने को कर सकता हूँ
मैं ज्यादा से ज्यादा कितने को कर सकता हूँ? 10 लोग हैं तो मैं 9 लोगों को कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ। अगर 15 है तो मैं 14 कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वन लेस है, एक लेस। यहाँ पे NC1 प्लस 2 को भी कर सकता हूँ, NC2 प्लस NC3 NC4, जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, कहाँ तक करेगा? NCn-1। क्यों? एक कम, वन लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है, एक जन कम। समझो 10 लोग अवेलेबल है ना, तो 10C9, 10 में से हमने 9 को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर 15 लोग हैं तो 15C14, 15 में से हमने 14 लोगों को सिलेक्ट। मेरी मर्जी, मैं कितने लोगों को भी इलेक्ट करूँ, मेरा वोट। वोट वोट वाली बात होगी। अच्छा, अब क्या इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? अभी जो टोटल इसका नंबर ऑफ बेज है ये पूरा दिया हुआ है आपको, 254 दिया हुआ है। क्या इसमें इसको देख के कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ, आपने एक फॉर्मूला देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन जो गया, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, बट वो जाता था NCn तक। वो NCn तक जाता था 2 to the power n-1, ये फॉर्मूला था। अब इसका क्या फॉर्मूला करेंगे? ये इसमें NCn-1 तक है ना, एक काम करो ना, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 जाते जाएगा NCn-1, 2 to the power n-1 माइनस NCn। ये वाला NCn हमने इधर भेज दिया माइनस में, तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, कर दो उसको, 2 to the power n-1 माइनस NCn इक्वल टू 254। अब आपको पता है NCn क्या होता है? NCn हमेशा हमेशा 1 हो जाता है। 1 इक्वल्स टू, नहीं आता तो आपको नहीं ध्यान में आ रहा तो आप फॉर्मूले वाइज हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r इक्वल्स टू 254। 2 to the power n इक्वल्स टू 254 प्लस 2, 256। अभी हमें n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू देखो 256 कब आ रही है? 2 इंटू इक्वल्स टू करते जाओ, 256 में आप रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 7, और कैलकुलेटर में एक बार कम में आती है, तो 2 to the power 8 इक्वल टू 256। एन की वैल्यू पे आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम। 32, अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा अभी जितने भी क्वेश्चन किए। ठीक है, 33 पे चले जाएंगे। 33, ABC are in AP, XYZ are in GP, then the value of x to the power B minus C, y to the power C minus A, Z to the power A minus B। कुछ नहीं करना है, ABC AP है ना, ABC एक AP अज्यूम कर दो, 1 2 3, 1 2 3 AP होती है, यस AP। XYZ आर इन GP, तो उसको भी आप अज्यूम कर लो 1 2 4, क्या 1 2 4 GP होता है? यस होता है। अभी जो बोला वो निकाल लो, x to the power मतलब 1 to the power B minus C मतलब 2 माइनस 3, y to the power, y क्या है? 2 2 to the power C minus A मतलब 3 माइनस 1, z to the power 4 to the power A minus B मतलब क्या? 1 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 1 to the power -1, 2 to the power 2, 1 to the power 4 to the power -1। ये आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1/4, 4 4 कट, आंसर आ गया आपका 1। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे डील करना है। ठीक है, एक एपी अज्यूम कर लो और एक जीपी अज्यूम कर लो और फिर पुट कर दो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 एंड ईच टर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, देन द सम ऑफ सीरीज इज। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है ना, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो पहला टर्म क्या रहता है? जीपी का पहला टर्म ए रहता है, दूसरा टर्म क्या रहता है? ए आर रहता है। क्या इसके बराबर है? 15 के बराबर। ए कॉमा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 15 एंड ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, द सम ऑफ द सीरीज। अगर मैं आपको बोलता हूँ ए वन जो है वो पूरे बाकी के जितने भी है उसका सम, अगर मैं A2 बोलता हूँ पूरे बाकी के जितने भी है ना उसका सम। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ, मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म मतलब क्या?
it is equal to sum of all the terms from A3 to A इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा रहा है, A3 से लेके इंफिनिटी तक। तो क्या मैं A2 को ऐसे लिख सकता हूँ? बहुत ध्यान से सुनना, A3 है ना, मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ इंफिनिटी पूरा, पूरा मतलब क्या, ये A1 टू A इंफिनिटी, और इसमें से मैंने S2 माइनस कर दिया, मतलब क्या, A1 प्लस A2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैंने A1 प्लस A इंफिनिटी से A1 और A2 माइनस कर दिया तो A3 टू A इंफिनिटी हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। बहुत अच्छा समझने के लिए, क्योंकि इसकी ना वो सॉल्व नहीं हो। देखो, हमने क्योंकि सेकेंड टर्म जो रहेगा वो A3 से थर्ड टर्म से लेके इंफिनिटी तक का सबका एडिशन रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पूरे सम का एडिशन में से दो टर्म हटा दिए स्टार्टिंग के, तो वो क्या रहेगा, वो A3 से लेके A इंफिनिटी तक का सबका एडिशन होगा, जो कि बोला हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो A2 आपको पता है AR होता है, S इंफिनिटी का फॉर्मूला आपको पता है, S इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ A अपॉन 1 माइनस R, A अपॉन 1 माइनस R। S2 सम ऑफ टू टर्म्स कितना दिया हुआ है, 15, सम ऑफ टू टर्म्स 15 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब A की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रही है, A इक्वल टू 15 अपॉन 1 प्लस R, यहाँ पुट कर दो आप, ये आ जाएगा 15 अपॉन 1 प्लस R इंटू R इक्वल टू, A की वैल्यू कर दिए 15 अपॉन 1 प्लस R, तो 15 अपॉन 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, तो 1 प्लस R 1 माइनस R क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, A प्लस बी माइनस बी, A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 15। पूरा ये 15 की टर्म से 1 प्लस R मल्टीप्लाई कर दो उधर, ठीक है। ये वापस अगर इसको हम ऐसा नहीं भी रखे, ये वैसा रख दे तो वैसा रहेगा, 1 प्लस R 1 माइनस R, 1 प्लस R इधर मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 15 R इक्वल्स टू 15, 1 प्लस R 1 प्लस R कैंसिल, तो 1 R बचा माइनस 15 माइनस 15, 15 तो 15 इंटू 1 प्लस R हो गया, तो 15 इंटू माइनस 15 R। अब क्या कर सकते हैं हम, अच्छा, तो ये 15 को उधर भेज दो, और कैसे करेंगे हम, तो 15 इधर चलेगा, तो ये समझो ये 30R हो गया, और अगर हमने इसमें एलसीएम लिए तो ये आ जाएगा 15 माइनस 15 प्लस 15R अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस R उधर भेज दो, 1 माइनस R उधर भेज दो, ये कितना आ गया, 30R माइनस 30R स्क्वायर इक्वल टू, ये 15 15 कैंसिल, 15R, ठीक है। माइनस 30R को इधर भेज दो, 15R को इधर भेज दो, तो 15R इक्वल टू 30R स्क्वायर, एक आर कट, तो ये R इक्वल टू आ गया 30 डिवाइडेड, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 30, आर की वैल्यू आ गई कितना, 1/5, 1/2, सॉरी 1/2 आ गई। अब जब आर 1/2 है तो इधर पुट कर दो ए की वैल्यू। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था इसमें, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स देन द सम ऑफ द सीरीज, ऐसे इंफिनिटी निकालना था, तो हमें ए की वैल्यू भी जानना जरूरी है। ये आ जाएगा 15/1 प्लस 0.5, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 15 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होता है, 10 होता है, 10। अब आपको सम ऑफ इंफिनिटी निकालना है, सम ऑफ इंफिनिटी निकालो, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया 10, 10 अपॉन 1 माइनस 0.5, ये आ गया 10 अपॉन 0.5। अब 10 अपॉन 0.5 ऑप्शन, और आना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 35 such that f of x equals to
2 to the power x, फाइंड f of x plus y। देखो f of x plus y क्या होगा, आपको पुट करना है x की वैल्यू। f of x plus y होगा 2 to the power x plus y। अब 2 to the power x plus y को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power x into 2 to the power y। तो ये बी ऑप्शन से कहीं कहीं सिमिलर दिख रहा है। देखो f of x क्या होता है, 2 to the power x, f of y क्या होता है 2 to the power y, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है। तो बी ऑप्शन आ जाता है 35 का। ए ए दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस, बी सेट दिया हुआ है क्यू एस टी, सी दिया हुआ है एम क्यू एन। हमें निकालना है सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सी क्या है, सी होता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में क्या क्या कॉमन है जो बी में भी है, क्यू क्यू है और एस एस है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सी माइनस क्यू और एस। तो सी में क्या क्या है, एम क्यू एन, एम क्यू एन। सी माइनस ये मतलब क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सी विच इज एक्सेप्ट क्यू एन एस। तो क्यू हटा दो, उसके बाद क्या बचता है, एम कॉमा एन बचता है। ए ऑप्शन, क्यू हटा दो, एम और एन बचा, ए ऑप्शन। C minus A intersection B means every element of C which is not present in A intersection B. Question number 37. The set having no element is called null set. सिंगलटन मतलब एक, फाइनाइट मतलब जिनमें कम कुछ ना कुछ है, इनफाइनाइट मतलब जिसके हम गिनती नहीं कर सकते इतने एलिमेंट्स है, नल सेट। अब आ जाते हैं हम डिफरेंशिएशन वाले प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे दिया हुआ है देखो 38 में, इफ x इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी जीरो दिखता है ना तो हमें इसको इधर एक टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, तो कर देंगे y अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस। देखो अंडर रूट को ना डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अभी आप देखोगे इसको उधर लेके जाओ, उसको लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वाई एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ वाई बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बन जाएगा एक्स, यहाँ बन जाएगा एक्स। तो मुझे आप बताओगे ये y माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई काट सकते हैं क्या, हम बिल्कुल काट सकते हैं, पर एक माइनस वन से ले जाएगा, ये वन जा और ये माइनस वन जा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई एक्स को आप इधर एक्स को उधर लेके चले जाओ, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, y कॉमन निकालने की dy बाई dx निकालने को बोला है, ठीक है। y कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आ जाते हैं हम डिफरेंशिएट करने में, डिफरेंशिएट करेंगे अभी उसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई dx आपको पता है क्वोशिएंट रूल, सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, माइनस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है माइनस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन वन है, 1 प्लस एक्स का वन अपॉन सेकंड वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट आपको दिया हुआ है माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स। बट क्या डी वाई बाई डी एक्स ही निकालने बोला है, देखोगे आप डी वाई बाई डी एक्स में आपको उसमें 1 स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करने को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कट कट आंसर क्या है माइनस वन।
सी ऑप्शन। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और इतना ही क्वेश्चन और 2-3 अभी हमें टाइम कंज्यूमिंग लगे, बट मैनेजेबल थे, हमें जम गया, मैनेजेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे dy by dx at x equals to 1 when x equals to t log t and y equals to, अच्छा पहले आप x equals to t log t, पहले आप डिफरेंशिएट विथ, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अभी आपका वो आ जाता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड लॉग t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का डिफरेंशिएशन 1, इफेक्ट कर आप आ गया 1 प्लस log t, और dy by dt निकालना है मेरे को, तो देखोगे आप ये y इक्वल्स टू log t अपॉन t, तो ये आपका क्वेश्चन टू लग जाएगा, सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 अपॉन t माइनस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता है 1 माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर। ये आपको देखो निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना, तो ये dy बाई डी टी, आप देखोगे ये सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी का आपका आंसर आ जाता है, देखो 1 माइनस लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग टी, तो ये आ जाता है 1 माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग टी। अभी आपको बोला है x की वैल्यू 1 व्हेन t इक्वल्स टू x की वैल्यू 1, मतलब ये t की वैल्यू 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे x की वैल्यू क्यों दिया हुआ है, तो t की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो सब t के फॉर्म में, t की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 माइनस लॉग 1 भी आ गया 0 अपॉन 1 स्क्वायर, तो 1 1 प्लस लॉग टी, लॉग 1 क्या होता है 0, तो 1 इंटू 1, तो ये आपका आंसर 1 आ रहा है, 1 अपॉन 1 1, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। इफ f of x equals to 3x square plus 2, हमें f dash f of 0 0 दिया हुआ है, f of 2 निकालना है, देखो ये बहुत f dash of x equals to 3x square plus 2, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, देखो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, f of x तो अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो बन जाता है f dash of x, और अगर f dash of x को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट, तो आपका बन जाता है f of x, तो हमें f of x ही चाहिए ये क्वेश्चन में, तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि एफ ऑफ टू डालना है वैल्यू, आप देखोगे इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट तो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 बार x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 बार x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी भी आता है, 3 का ये आ जाता है x क्यूब प्लस 2x प्लस सी, एफ ऑफ एक्स। अभी वो क्या बोला हुआ है, एफ ऑफ 0 जो है वो 0 होता है, आप डाल दो एफ ऑफ 0 0 पुट कर दो, ये 0 होता है, किसके बराबर है 0 का क्यूब 0, 2 इंटू 0 0 प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई मतलब 0, यहाँ 0 आ रही है पर कभी ना कुछ रहेगी, यहाँ पे उन्होंने 0 दे दिया। ठीक है, एफ ऑफ 2 पुट कर दो एफ ऑफ एक्स में, क्या एफ ऑफ एक्स है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2, ये आ जाता है 8 प्लस 4 मतलब 12, क्या हमारा आंसर 12 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन which can come in exam। चलो हमें अभी थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, बट हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए मैथमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट के, अभी हम चालू कर रहे हैं एलआर। ठीक है, एलआर शुरू कर, फाइंड द नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा, ट्रेंड क्या चल रहा है,
इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, 4 का है। इन दोनों के बीच में कितने का है, 2 का है। फिर इन दोनों के बीच में कितने का है, 4 का है। इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस। नेक्स्ट वाले के इसमें कितना होगा डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस। ट्रेंड दिखना है तो 229 प्लस 2 31। एलआर इजी, एलआर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑड आउट ऑफ द सीरीज। ठीक है, फाइंड ऑड आउट ऑफ द सीरीज। देखो मैं इसमें भी ट्रेंड देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों का 4 का, इन दोनों का देखो 6 का डिफरेंस है। इन दोनों का 53 7 8 का डिफरेंस है। इन दोनों का देखो 10 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देखो वापस 2 आ गया। और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो 7 प्लस 1 8 आ गया। मुझे बताओ क्या रहना चाहिए था, वापस ये सेम चीज चालू हो रही थी तो 2 के बाद 4 आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे तो 77 होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है 81। तो ये वाले इसमें ऑड दिख रहा है हमें। 2 4 6 8 10, फिर वापस 2 4 6 8 10, ऐसी सीरीज रहेगी। चलो 43। प्ले इज कोडेड एज 8123। प्ले इज कोडेड एज 8123। राइम इज कोडेड एज 49 49 3 6 7। अच्छा प्ले 4 लेटर का है तो उसमें 8123, और राइम जो है वो 5 लेटर का है तो उसमें 5। व्हाट विल बी कोड ऑफ मेल। अच्छा देखो ए जो है वो 2 आ रहा है। ए की वैल्यू देखो 2 आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 अज्यूम कर सकता हूँ। और कुछ है एल 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 देखो ये सेकेंड वर्ड L1 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे मैं 1 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, हाँ 1 बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ई जो है वो ई है, यहाँ पे 7 आ रहा है, क्या यहाँ पे मैं 7 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 7 217 कहीं भी दिख रहा है, दिख रहा है कि एम को दिया हुआ, हाँ एम एम है लास्ट सेकेंड, तो ये आ जाता है 6। एम की वैल्यू है 6। 6217 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि है ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, कुछ से रिलेट करके उधर उधर आपको बस अप्लाई करना, कोई दिक्कत वाली बात। चलो स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन जो है, ईस्ट इफ ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट देन वेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। अच्छा तो पहले डायरेक्शन बना दे, एक्चुअल जैसे रहते हैं। नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट। अब क्या बोल रहा है वो, अब देखो क्या बोल रहा है, ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट। यहाँ आ गया साउथ ईस्ट, एक एक पायदान वो ऊपर चले गए, तो साउथ ईस्ट इधर आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। अब ये इधर वाले साइड में क्या आ जाएगा, ये साइड में आ जाएगा ईस्ट, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब नॉर्थ ईस्ट इधर आ गया तो नॉर्थ कहाँ आ गया, यहाँ नॉर्थ आ गया। नॉर्थ इधर आ गया तो इधर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, और फिर इधर क्या है, ये वेस्ट वेस्ट, और ये क्या है यहाँ साउथ वेस्ट, और यहाँ आ गया आपका साउथ। क्या बोल रहा है, वेस्ट किससे रिप्लेस हुआ है, वेस्ट तो रिप्लेस हुआ है नॉर्थ वेस्ट। आपका आंसर आ गया था। एक एक पाइथन सबको ऊपर ऊपर लेके जाके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, यस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आया है क्वेश्चन नंबर 46। राजू इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा है, देन ही टर्न्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा तो पहले ये देखो, ये 90 डिग्री हो गया, और 100 डिग्री मतलब थोड़ा सा और आगे, यहाँ तक के हो गया वो। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा मतलब यहाँ से अभी वो ये 90 100 हो गया, 100 प्लस 45, ये 45 हो गया। अब ये डायरेक्शन हो गया उसका, मेन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। हाँ, तब ये डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 46 का बी आंसर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आ जाते हैं हम 47। इफ अ मैन ऑन मोटर बाइक स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, राइड्स 4 किलोमीटर साउथ, नीचे की तरफ जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट ले रहा है। देखो लेफ्ट ले रहा है मतलब कहाँ लेना, देखो नीचे जाने के बाद लेफ्ट, तो ये इधर साइड में 2 किलोमीटर, एंड देन
and turn again to the right side in which direction he is moving. Right मतलब इधर साइड में, ये डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साउथ डायरेक्शन। 47 का सी ऑप्शन साउथ। 5 people, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा 5 people A B C D E are sitting in a round table। ठीक है, राउंड टेबल में बैठे हैं 5 लोग। 5 people A B C D E in a round table। 1 2 3 4 और ये 5। Every chair is placed equidistant from the edges। C is seated next to A। A के बाद आएगा C। नेक्स्ट टू A, A के नेक्स्ट में, ठीक है, उसके बाद आएगा C। अब A is seated 2 seats from D। D के 2 सीट छोड़ने के बाद वो 2 seats from D। D जो है 1 2 और फिर यहाँ पे A आएगा। D 2 सीट छोड़े फिर A आएगा। B is not seated next to A, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह B नहीं आ सकता। अब 5 लोग हैं तो कहाँ रहेगा D बताओ। अब D कहाँ रहेगा बताओ। B, B को इधर ले लेते हैं, ये D के बाजू में B। और A is seated next to C। ये C आ गया तो E कहाँ आ गया, तो ये रहा E। अब आपको बनाना है, तो ये आ गया आपका D B E A और C। ठीक है, ये आ गया D B E A C। अब जो क्वेश्चन पूछा आपको आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। डी इज सिटेड नेक्स्ट टू बी। डी जो है वो नेक्स्ट टू बी है क्या, बताएंगे आप लोग। या बिल्कुल है। ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए। ई जो है वो नेक्स्ट टू ए है क्या, ये भी सही है। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है। आपका आंसर क्या है, बोथ 1 एंड दोनों आजू बाजू में है ना। देखो बी और डी आजू बाजू में है और ई और ए आजू बाजू में। नेक्स्ट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर चुके हैं हम। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ। सी इज बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में सी। बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई। बी इज जस्ट, एक मिनट, सी इज बिटवीन ए, C is between E and E. B is just to the right of E के राइट में। E के राइट में क्या, B। E के B is just to the right of E but left of D। D के लेफ्ट में B। F is not at the end, any end। एंड में नहीं आएगा। देखो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 लोग। F is not at the right end, राइट साइड में एंड में नहीं, तो ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 3 लोग दिख रहे हैं मुझे। चेक करो इसका आंसर क्या है। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। इसका आंसर एग्जैक्टली 3 है। तो आंसर 3, ई के लेफ्ट में 3। 1 2, आ जाते हैं हम 50 पे। in a straight line there are 6 persons sitting in a row। B is between F and D। F और D के बीच में B। E is between A and C। A and C के बीच में E। A does not stand next to F और D। अच्छा, A जो है वो F और D के बीच में नहीं आ सकता। A इधर भी नहीं आ सकता, एक इधर भी नहीं आ सकता। C does not stand next to D। तो C किसके नेक्स्ट में हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये जो है पूरा इधर लिख आ जाओ, A E और ये C। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। F इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। F किसके बीच में, C और B के बीच में। B ऑप्शन, ठीक है, B करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, हमको बस अरेंज करना है उसको। चलो, हेमा वॉक्स 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर ऊपर गए, ठीक है। शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हो गया, राइट लेने के बाद वापस 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 55 किलोमीटर।
ये 30 और ये हो गया 25 और ये हो गया 55 किलोमीटर 55 meters. Then she turns left and walks 20 meters. 20 meters, ये 20 meters left. Then she again turns left and walk 25. ये 25 meters हुए. 25. How many meters she is away from her original position? ये तो इन दोनों के बीच में क्या, ये 30 है और ये 20 है, तो 30 + 20 इक्वल्स टू 50 meters अवे है फ्रॉम द ओरिजिनल. आपका आंसर आ जाता है भी, ये 30 और ये 20, 50 आंसर आ जाता है बी ऑप्शन. ठीक है. Directions to solve. P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a round table and facing center. ठीक है. तो फेसिंग सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं. ठीक है. तो पहले अरेंज कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. P is second to the right of T. T के राइट में आप देखोगे एक और ये दूसरा P, ये P के बाद एक छोड़ के दिया जाएगा. ठीक है. P is second to the right of T, who is the neighbor of R and V. R and V नेबर है किसके, T के नेबर है. इसको देखते हैं. S is not the neighbor of P, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे S नहीं आ सकता. ठीक है. V is the neighbor of U. V जो है वो नेबर है U का, तो V यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा और यहाँ पे U आ जाएगा. ये V है. ठीक है. यहाँ पे लिखा था ना R and V इसके नेबर है. ठीक है. तो V इधर आ गया. V बोला हुआ है, क्यों अगर यहाँ V ले लिया तो U के लिए जगह ही नहीं बचती थी. ठीक है. Q is not between S and W. S and W के बीच में Q नहीं है, यहाँ Q नहीं है, ये नहीं आ सकता Q. W is not between U and S. W is not between U and S. पहले अरेंज कर देते इसको. ये U है, ये V है, ये T है, ये R है और ये P है. हमें क्या क्या अरेंज करना बचा है, हमें S बचा हुआ है, Q बचा हुआ है और W बचा हुआ है. अब देखोगे आप Q is not between S W. नहीं, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है P के बाजू में S नहीं आ सकता. मतलब S की पोजीशंस कौन सी है, एक ये है और एक ये है. ये दो पोजीशन के अलावा S यहाँ नहीं आ सकता. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे S लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बोलता है, Q is not between S and W. तो यहाँ S आ गया और समझो Q नहीं है तो यहाँ पे W आ गया, यहाँ पे Q आ गया. अब यहाँ पे क्या बोला, W is not between U and S. W इन दोनों के बीच में, U and S के बीच में नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ठीक बन गया. W S W और Q दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे S ले लेते हैं, यहाँ पे W ले लेते हैं और यहाँ पे Q ले लेते हैं. सारी कंडीशंस मेरे हिसाब से तो सेटिस्फाई हो रही है. अब देखोगे आप कि क्वेश्चन में विच इज द टू ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नेबर. आर वी नेबर है क्या, आर वी नहीं दिख रही. यू बी है क्या, यू बी है. आर पी है क्या, आर पी है. क्यू डब्ल्यू है क्या, क्यू डब्ल्यू है. आर वी नहीं है नेबर, तो ए ऑप्शन आपका है. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है. एस डब्ल्यू और क्यू में कंफ्यूजिंग हो रहा है. हमने जब अरेंज किया तो एक ही बार में हमारा आंसर आ गया. ठीक. 53 pointing to a photograph of a boy. Ravi said he is. रवि बोल रहा है ही इज सन. वो जो है वो सन है ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर. मदर का सन. मदर ओनली सन मतलब अरे वो खुद ही होगा रवि. रवि सेड ही इज सन ऑफ द, मतलब इसका भी सन, मतलब उसके खुद के लड़के की बात हो रही है. हाउ इज रवि रिलेटेड टू द बॉय. रवि रिलेटेड टू द बॉय. बॉय का क्या होता है, फादर होता है ना. ओनली सन तो खुद ही होगा. मदर का ओनली सन क्या होगा, खुद ही होगा. ठीक है. मदर का तो ओनली सन वो खुद ही होगा. इसके लिए उसका भी बेटा, मतलब उसके वो अपने बेटे पापा को क्या बुलाएंगे, फादर बुलाएंगे. कैसे रिलेशन हुआ, फादर. फादर और सन का रिलेशन. ए प्लस बी मीन्स ए इज. ए प्लस मीन्स इज ब्रदर. प्लस का ब्रदर, इज ब्रदर ऑफ. ए माइनस बी मीन्स इज
sister of A into B means is father of. Which of the following means C is son of M? अच्छा, ये C is son of M. 54 54 का हम देखेंगे। सबसे पहला आप देखोगे M माइनस एम। M माइनस एम क्या बोलता है? M माइनस एम, M is the sister of N, फिर M is the sister of N, फिर N into C क्या बोलता है? N is the father of C। एक बार बना लेते हैं। पहला ऑप्शन M माइनस एन, M माइनस एन मीन्स M is the sister of, मैं लिखा हूँ M is the sister of, कजिन है M और N, M is the sister of N। तो क्या बोलना है? C is the son of M, ये प्रूव होना चाहिए। फिर N क्रॉस C, N into C, N into C means N is the father of C, N is the father of C। ये C आ गया। क्या ये हो सकता है? अरे हमें प्रूफ क्या करना था? C is the son of, ये देखना है कि C is the son of M का बच्चा है C, यहाँ पे तो N का बच्चा निकल रहा है और ये दोनों कजन्स है। तो क्या ए ऑप्शन, ये दोनों ब्रदर है, तो क्या ये ऑप्शन है क्या? नो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। F माइनस C क्या बोलता है? F इज द सिस्टर ऑफ C, F इज द सिस्टर ऑफ C। ये दोनों आपस में भाई बहन है, या बहन भाई है, जो भी है, सिस्टर। F है सिस्टर, C की सिस्टर। अच्छा, C प्लस N, C इज द ब्रदर ऑफ N, ये C जो है इसका ब्रदर, ठीक है। अब N इंटू N इज द फादर ऑफ M, N जो है वो फादर है किसका? M का। क्या ये प्रूफ करना? हमें तो C द सन ऑफ M बोला है, तो ये तो अलग ही डायरेक्शन में चले गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन भी हमारे जांच किससे बाहर है। N प्लस M, N इज द ब्रदर ऑफ, N इज द ब्रदर ऑफ M, ठीक है। M माइनस F, F इज द सिस्टर ऑफ, F इज द सिस्टर ऑफ M। F इंटू C, F इज, F इज द फादर ऑफ C। क्या F इज द फादर ऑफ C होना चाहिए? नहीं, हमें तो M इज द फादर ऑफ C होना चाहिए। क्या ये हमारा आंसर आ रहा है? मुझे बताओगे? नहीं, मतलब तीनों, पहले तीनों ऑप्शन हमारे गलत आ गए। अब लास्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है M इंटू एन, M इंटू एम मीन्स M इज द फादर ऑफ N, M जो है वो N का फादर है, ठीक है। N माइनस C, N इज द सिस्टर ऑफ C, ये दोनों आपस में भाई बहन, ठीक है। एंड C प्लस F, C इज द ब्रदर ऑफ F, ये दोनों भी आपस में भाई बहन है। मुझे बताओ, ये दोनों आपस में भाई बहन है, अगर N के पापा M है तो ऑब्वियसली ये दोनों के भी पापा M ही होंगे, ऑब्वियसली। आपके पापा अगर कोई है तो आपकी बहन के भी पापा भी वही होंगे, ऑब्वियसली। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग गया, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एकदम, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 55। D इज द ब्रदर ऑफ B, B जो है वो ब्रदर है किसका? B का। D इज ब्रदर ऑफ B, B का ब्रदर। B इज रिलेटेड टू C, B की ना कहीं से रिलेटेड है C से। तो आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द सन ऑफ D, D का जो सन है, सन ऑफ D इज अ ग्रैंड सन ऑफ C। अच्छा, मतलब C इनके ऊपर ग्रैंड सन है, मतलब इसके ऊपर दादाजी है उसके, सन ऑफ डी। ओके, तो बी, मतलब ये तो उनके पेरेंट हो गए, सी तो पेरेंट हो गया, ठीक है। बी इज अ सिस्टर ऑफ डी, बी जो है वो सिस्टर ऑफ डी है, बी इज सिस्टर ऑफ डी, बी जो है वो फीमेल है, मतलब बी फीमेल है। अब आपको इसका रिलेशन दिखाना है, बी और सी का रिलेशन दिखाना है। देखो ये दोनों भाई बहन है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि बी का पेरेंट है वो सी, समझ में आ गया। अब सी की डॉटर है कैसे समझ में आया? सेकंड वाले इक्वेशन से। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये फीमेल है, मतलब डॉटर समझ में आया हमें कि डॉटर है। और इससे हमें क्या समझ कि समझ बी इसका सन है, तो ये इस बी भी उसकी डॉटर होंगी, ये समझ में आया कि ये पेरेंट है सी।
तो क्या हमें दोनों इक्वेशन जरूरी है? जी हाँ, दोनों इक्वेशन, दोनों स्टेटमेंट्स हमें जरूरी है एक कंक्लूजन पे आने के लिए। तो आपको आंसर है ना ये 1 and 2 4। आपको बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी, तो ये भी कुछ अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है। और 55 भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों आपको देखो, इससे आपको पता चला कि बी जो है वो डॉटर है, फीमेल है मतलब डॉटर है। इससे क्या पता चला कि वो पेरेंट है, सी जो है वो पेरेंट है डी का, डी और बी का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 56 के ऊपर। देर आर टू कपल्स इन द फैमिली, देर आर टू कपल्स इन द फैमिली, के हैज 2 चिल्ड्रन। के पास 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, C1 C2। M is wife of Q, M is a wife of Q। ठीक है, K has two, there are 2 couples in a family, K has 2 children, Q और M वाइफ है, मतलब M फीमेल है और ये दोनों कपल है, दिल बना के। ठीक है, M is the wife of Q who is brother of B, मतलब ब्रदर है, P की ब्रदर है M। ठीक है, F is daughter of K, F is daughter of K, मतलब ये एक डॉटर है K की। ठीक है, U is sister of S, S कौन है इसमें? U is sister of N, who is son of O। अब O कौन है? O कौन है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। देर आर टू कपल्स इन द फैमिली, के हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 चिल्ड्रन है। एम इज अ वाइफ ऑफ क्यू, एम इज अ वाइफ ऑफ क्यू। ठीक है, हु इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ बी। एफ इज डॉटर ऑफ के, एफ इज डॉटर ऑफ के। यू इज सिस्टर ऑफ एस, हु इज सन ऑफ ओ। टी इज सन ऑफ बी, हु इज मेल। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी? ओ कहाँ से आ रहा है ये? हु इज सन ऑफ ओ। देखो, 2 कपल बोले हुए हैं, यू इज सिस्टर ऑफ एस और हुई सन ऑफ ओ। ओ नहीं होगा ये, मेरे ख्याल से क्यू हुआ होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्यू लिखा हुआ है, क्यू क्यू चल रहा है। मेरे ख्याल से ये भी क्यू होगा। ठीक है, यू इज सिस्टर ऑफ एस, एस हुई सन ऑफ क्यू, मतलब ये दोनों, इसके क्यू के 2 बच्चे हैं, एक यू है और एक एस है। एस मेल है, एस मेल है और यू जो है वो फीमेल है। ठीक है, ये भी फीमेल। अब आप देखोगे ये दोनों आपस में भाई बहन है। टी इज सन ऑफ बी, टी जो है वो सन है, मेल है, मतलब मेल। ठीक है, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, यू रिलेटेड टू टी। अब देखो उसके फादर के, उसके मम्मी के भाई का लड़का आपका कजिन हुआ ना, ऑब्वियसली। यू रिलेटेड टू टी, ये आपका कजिन हो, मतलब आपके मामा का लड़का आपका कजिन हो ना, आपके मामा का लड़का कजिन हो ना। तो ये करेक्शन कर लो आप क्वेश्चन में, वो ये वो नहीं है, ये क्यू है। यहाँ ओ लिखा हुआ है, क्यू कर दो। मामा का लड़का कजिन हुआ। क्वेश्चन नंबर 57। सीता इज अ गर्ल। अच्छा, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, अच्छा मतलब एक गर्ल का सेट है और उसमें ये जो है ये सीता है, डॉट बनाया मैंने बस। ऑल गर्ल्स आर नाइस, ये गर्ल्स का सेट है और ये गर्ल्स का हमने एक बड़ा सेट बना दिया, ये नाइस हो गया। ऑल गर्ल्स आर नाइस, ये चैप्टर के लिए ये सिलोगिज्म में आपको वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए। पहला कंक्लूजन, ऑल गर्ल्स आर सीता। कंक्लूजन मतलब जो आप दावे के साथ 100% बोल सकते हो कि ये सही है। तो क्या ऑल गर्ल्स सीता है? नहीं, गर्ल्स के अंदर एक छोटा सा एक पार्ट सीता है। और अगर हम सिलोगिज्म की क्वेश्चंस कर रहे हैं तो लॉजिक को भूलना पड़ेगा। ठीक, तो एक छोटे एक गर्ल सीता है सारी गर्ल्स में, तो क्या पहला कंक्लूजन सही है? No. सीता इज अ नॉट नाइस गर्ल। क्या बात हो गई? जब पूरा गर्ल्स नाइस किस अंदर आ रहा है तो सीता भी नाइस में आ जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। तो सेकंड कंक्लूजन इज आल्सो नॉट राइट। तो आपका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन, क्योंकि सीता इज आल्सो नाइस बिकॉज इट इज कवर्ड
अंडर द सेट नाइस मीन्स अगर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट इन नाइस बिकॉज गर्ल्स इज अ सबसेट ऑफ नाइस, छोटा सा पार्ट है नाइस। क्वेश्चन नंबर 58, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। हमने ये फ्रूट का सेट बना दिया और ये हमने फ्लावर्स का सेट बना दिया और ये सम फ्रूट्स, इन दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, ये फ्लावर्स हो गए। अब नो फ्लावर इज अ बोट, नो फ्लावर इज अ बोट, ये आपने एक बात सही बोल दी कि बोट जो है वो फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है। तो मैं इसको एक ऐसी बना सकता हूँ कि ये ऐसा आ गया अगर। अब ऑल बोट्स आर रिवर, ये बोट है और ये रिवर आ गया, ये रिवर आ गया। और इसमें एक कंक्लूजन ऐसा भी आ सकता है, एक डायग्राम ऐसा भी आ सकता है कि आपको क्या बोला हुआ है कि नो फ्लावर इज अ बोट, फ्लावर नहीं है बोट। तो क्या ये वाले पार्ट से आ सकता है क्या, फ्रूट बन सकता है क्या बोट? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये आ जाएगा बोट और ये आ जाएगा रिवर। सम फ्रूट्स आर रिवर, सम फ्रूट्स क्या दावे के साथ कह सकते हो क्या? फर्स्ट इसमें देखो आप, फर्स्ट इसमें देखो, फर्स्ट इसमें कहीं फ्रूट और बोट के बीच में, फ्रूट और रिवर के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है? नहीं, दावे के साथ नहीं कह सकते, ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर नहीं है। सम रिवर्स आर बोट, सम रिवर्स आर बोट, बिल्कुल सही बात, ये लिखा हुआ है ना ऊपर में, ऑल बोट्स आर रिवर्स, ऑल बोट्स आर रिवर्स। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं सम रिवर्स आर बोट्स, सम रिवर्स आर फ्रूट, सम रिवर्स आर फ्रूट। मुझे आप बताओगे सम रिवर्स आर फ्रूट, क्या हम दावे के साथ बोल सकते हैं आर फ्रूट? नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप फर्स्ट वाली डायग्राम में आप देखोगे कुछ भी फ्रूट और रिवर के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो वाला गलत हो जाएगा। सम फ्लावर्स आर फ्रूट, सम फ्लावर्स आर फ्रूट, सम फ्लावर्स आर फ्रूट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो आपको फर्स्ट ही लिखा है सम फ्लावर्स आर फ्रूट, करेक्ट है। तो आपका सेकंड और फोर्थ मुझे लग रहा है कि करेक्ट है, सी ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सेकंड और फोर्थ वाला आपका करेक्ट है। बाकी और फर्स्ट और थर्ड गलत। 59, सम चेयर्स आर कैप्स, सम चेयर्स आर कैप्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये चेयर हो गया और ये कैप हो गया, ठीक है, ये चेयर्स आ गया और ये कैप हो गया। इज रेड, नो कैप इज रेड, नो कैप इज रेड मतलब एक रेड का अलग से शेप बना सकता हूँ मैं सेट, ये रेड है। अच्छा, नो कैप की बारे में बात है, क्या चेयर रेड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक डायग्राम बनता है। दूसरा डायग्राम ऐसा बन सकता है, ये चेयर है, ये कैप है, चेयर और ये कैप हो गया, कैप, और ये आ गया रेड यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी बन इफ ओनली कंक्लूजन, सम कैप्स आर चेयर, सम कैप्स आर चेयर, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला ही स्टेटमेंट पढ़ोगे सम चेयर आर कैप, तो सम कैप्स आर चेयर। नो चेयर इज रेड, क्या आप दावे के साथ कह सकते हो? सेकंड वाली डायग्राम में देखो चेयर और रेड की स्टेटमेंट क्लियर नहीं, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? 100%। कंक्लूजन जो मतलब बोलते हैं ना, कंक्लूजन मतलब 100% सही है, क्या आप दावे के साथ कह सकते हो? नहीं, हम दावे के साथ नहीं कह सकते। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सम टाइगर्स आर बैट, सम टाइगर्स जो है वो बैट है। तो टाइगर का सेट और ये बैट का सेट, ये टाइगर हो गया और ये बैट हो गया। अब सम बैट्स आर कैट्स, सम बैट्स आर कैट्स। तो इसमें देखो पहला तो इक्वेशन ऐसी बनती है, पहला सेट डायग्राम ऐसा बनता है। दूसरा डायग्राम ऐसा भी बन सकता है ना, कुछ उन्होंने तो टाइगर बैट्स और ये कैट्स, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला, सम बैट्स आर कैट्स, कुछ बैट तो है बट बाकी में भी टाइगर और कैट का रिलेशन बोला हुआ है क्या? कुछ बताया हुआ नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पहले वाले में नहीं हो सकता, दूसरे वाले में हो सकता है, तो मैंने दोनों डायग्राम बना दिए। अब कंक्लूजन में सम टाइगर्स आर कैट, क्या दावे के साथ कह सकते हो? पहला डायग्राम देखो, नहीं, 100% सही नहीं, गलत। अब देखो सम कैट्स आर टाइगर, अब सम टाइगर्स आर कैट नहीं है तो सम कैट्स आर टाइगर भी नहीं बोल, पहला और दूसरा कंक्लूजन सेम ही बोल दिया उन्होंने, कुछ खास चेंज नहीं किया उन्होंने।
फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है, सेकंड वाला भी रॉन्ग है, तो आपका आंसर आ जाता है डी, नीदर। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरे 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए। एकदम डिटेल में नहीं किया हमने, हमने सिर्फ आंसर्स ही डिटेल के आंसर्स ही हमने सॉल्व किया है। आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट पेपर, मतलब अगर आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है सारे क्वेश्चंस, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर में या मुझे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कंसेंसस एड आइटम रहेगा, जो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग जो समझ रहे हो वो एकदम सही रहेगा। तो बेसिकली आपका कंसेप्ट पूरे क्लासेस हो चुके होंगे, एक बार आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया होगा तो आप लोगों को मॉड्यूल मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडाइसेस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो एक जन ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, तो हम नेक्स्ट वीडियो इंडाइसेस पे करेंगे। चलो बाय।